हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं रिसर्च पीवाईक्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, पूरा का पूरा रिसर्च हम कवर कर लेंगे इसके अंदर। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप वापस से रिवीजन के लिए रिसर्च वाला यूनिट उठाओ। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज कि यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन का क्रैश कोर्स मीडिया एंड मोर की वेबसाइट पे लाइव हो चुका है। अब ये क्रैश कोर्स क्या है, क्यों है, कैसे है, इस टाइम लेना ठीक है या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताती हूँ बहुत शॉर्ट में। So this crash course is specially for जून 2025 स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना फॉर्म फिल कर चुके हैं अभी तक और वो पेपर की वेट कर रहे हैं। अभी तक आपके पास ना कोई प्लान है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई मेंटोर है, और आपको पेपर भी क्लियर करना है, अपने 6 महीने बर्बाद नहीं करने हैं। बिकॉज अगर ये सब चीजें नहीं है तो 100% आपके फॉर्म के पैसे और आपका बहुमूल्य टाइम, दोनों चीजें वेस्ट होने वाली है। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ बिफोर रिजल्ट कम्स। खुद को बेवकूफ बना सकते हो बट सबको नहीं बना सकते। इस कोर्स के अंदर यू विल हैव लाइव क्लासेस एवरी सिंगल डे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी आपको, पीडीएफ्स मिलेंगी, पीवाईक्यूज मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, एक मॉक टेस्ट एवरी सिंगल संडे, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि आप पेपर पहली बार देने जा रहे हो। एग्जैक्टली रियल टाइम एक्सपीरियंस जो आपको पेपर में मिलेगा वही आपको हर संडे यहाँ पे फेस करने के लिए मिलेगा। बिकॉज ये पेपर सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करता, आपका बिहेवियर भी टेस्ट करता है। ये टेस्ट करता है कि आप कैसे इतने सारे बर्डन के साथ कोप अप करते हो और साथ में पेपर भी क्रैक करते हो। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखा जाएगा इस क्रैश कोर्स के अंदर, स्पेशली फॉर जून 2025। 1-1.5 महीने का कोर्स है, बहुत इजीली पेपर क्रैक कर सकते हो, बहुत इजीली। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप वहां पे जाके बैठोगे ना पेपर में, फिर फील लाइक कि इतना सब कुछ मैं पढ़कर आया हूँ, 100% हो ही जाएगा और होगा, ये मेरी गारंटी है। इन केस यू आर नॉट विलिंग टू बाय इट नाउ और ना आपके पास कोई प्लान है, स्ट्रेटजी है, तो आई एम सॉरी टू से बट आफ्टर 6 मंथ्स वापस से आप ये वीडियो देख रहे होंगे, वापस से यू विल सी एन एड ऑफ मीडिया एंड मोर समवेयर की क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। बिकॉज फुल कोर्स आपने लिया नहीं था, अब क्रैश कोर्स का टाइम आ चुका है। तो 1 महीना है, इस 1 महीने में क्या एक बार खाना खाने जाओगे, 1000-1500 रुपए एक दिन में चले जाएंगे। तो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द मनी, आई थिंक आपसे बेवकूफ इस समय कोई नहीं है। बिकॉज यू शुड नो वेयर टू इन्वेस्ट, इन विच स्टॉक टू इन्वेस्ट, इन विच प्रॉपर्टी टू इन्वेस्ट, एंड व्हेन टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। ये चीजें हैं इन्वेस्ट करने वाली, डू दैट। इतना अर्जेंसी क्रिएट हो चुका है इस टाइम पे टू बाय दिस कोर्स, और नॉट इवन बाय तो आप खुद बैठ के पढ़ पाओगे। डू यू थिंक यू विल बी एबल टू गिव एवरी सिंगल मॉक टेस्ट संडेज को? Do you think you'll be able to revise the whole syllabus by 2-3 times till the time paper comes और syllabus पूरा complete कर पाओगे? If you can do that, kudos. If you can't, what are you waiting for? Like literally किस चीज का वेट कर रहे हो कि रिजल्ट आए उसके बाद दुख हो, रिग्रेट हो, उसके बाद मैं लूं? If you are waiting for that, I don't know how are you surviving in this world. Okay, now back to the video. बट जिन्होंने भी लेना है, एक तो ये क्वेश्चन पढ़ लो टिल द टाइम आई टॉक टू पीपल हु आर स्लीपी राइट नाउ। तो जिन्होंने भी लेना है, mediaandmore.in की वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके आप अपना कोर्स ले सकते हो। ओके, इट्स दैट इजी। नाउ which of the following is the correct order of the steps in the research progress? रिसर्च की प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और ये कौन सा स्टेप करेक्ट ऑर्डर के अंदर है? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फर्स्ट यही होता है, करेक्ट है। हम थर्ड वाला तो ऑप्ट आउट कर देंगे बिकॉज थर्ड वाला रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो पहले नहीं होगा ना, पहले आप अपना प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, उसके बाद क्या करते हैं आप, क्या आप उसके बाद सीधा डाटा कलेक्ट करने लग जाते हो? डाटा कलेक्ट करने लग जाओगे? नहीं। सो दिस इज क्रॉस, थर्ड वन इज क्रॉस। डिफाइन द प्रॉब्लम के बाद फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस और रिव्यू ऑफ रिसर्च, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इन दोनों में से कौन सी चीज आप पहले करते हो? ऑब्वियसली यू विल रिव्यू द लिटरेचर, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसको ये तरीके होते हैं करने के। इन केस यू वांट टू रीच टू द, हमने पूरे के पूरे ऑप्शंस पढ़े भी नहीं है,
हमने ये भी नहीं पढ़ा कि पूरा रिसर्च आगे ये प्रोसेस ठीक है या नहीं है, बट अगर सेकंड स्टेप पे ही सब कुछ खराब हो गया तो इट विल सेव एटलीस्ट 40-50 सेकेंड्स ऑफ योर्स, जो कि आप मैथ्स के क्वेश्चन में या फिर उन एरियाज में अप्लाई कर सकते हो जहां पे आपकी नॉलेज थोड़ी सी कम है और टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज यू विल डिफाइन द प्रॉब्लम, देन यू विल डिजाइन ऑफ द रिसर्च आप लोगे, उसके बाद डिजाइन ऑफ द डाटा कलेक्शन, कौन सा आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसका एक डिजाइन आपको चाहिए, किस तरीके से आप करोगे, क्वांटिटेटिव तरीके से करोगे, क्वालिटेटिव से करोगे। उसके बाद अपना सैंपल वेरीफाई करोगे, देन यू विल कलेक्ट द डाटा, एनालाइज इट, और एनालाइज करने के बाद आप अपनी एनालाइज डाटा का एक समरी दोगे विच इज योर रिसर्च फाइंडिंग्स, एंड देन लास्ट इज पब्लिश। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप याद कर लोगे तो किसी भी टाइप का रिसर्च का प्रोसेस पे क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी वेरी इजीली डन। नेक्स्ट, व्हाट डज सैम्पलिंग रेफर्स टू इन रिसर्च? रिसर्च के अंदर सैम्पलिंग का क्या मतलब है? To do that question, रिसर्च के अंदर सैम्पलिंग का क्या मतलब है? अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स, अ टेक्निक ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन, एन अप्रोच टू कंडक्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, अ स्टैटिस्टिक मेथड फॉर एनालाइजिंग डाटा। फटाफट। यस, दिस इज a technique of selecting a subset, population का subset of individual from the population, ठीक है, which becomes number 2 is your correct one. सैम्पलिंग का जो मेथड है ना, दो टाइप के मेथड है, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको ध्यान से सुनना, अभी एक क्वेश्चन आएगा आगे, इस क्वेश्चन के बारे में हम बात भी करेंगे और इसी के अंदर से वो क्वेश्चन है, सो आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू मिस दैट क्वेश्चन और आंसर रॉन्ग। सैम्पलिंग मेथड्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके अंदर नॉर्मल सी बात है कि हर एक सिंगल सैंपल के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल है, हर एक कंपोनेंट के, हर एक सैंपल के, हर एक इंसान के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल है, सबका इक्वल चांस है, कोई भी कभी भी सिलेक्ट हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक के ऊपर हम ज्यादा काइंड ऑफ, जैसे कोटा होता है जिसके अंदर एक को कोटा दे दिया आपने कि 35% इसके अंदर सिर्फ विमेन आएगी, तो विमेन के सिलेक्शन का चांस ज्यादा हो जाता है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी के अंदर सबका चांस इक्वल है, सब लोग इक्वल है। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर सबके चांसेस इक्वल नहीं होते, ठीक है। बहुत क्लियर है, इनके वर्ड से ही पता चल रहा है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, नॉन प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। इसके अंदर होते हैं चार टाइप के, सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ये सारे के एक बहुत प्यारी 10-15 मिनट की वीडियो है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में घुस के मैंने सैम्पलिंग को इतने अच्छे से समझाया हुआ है कि अगर कोई बोल दे उस वीडियो को देख के कि मुझे इसके बाद सैम्पलिंग समझ नहीं आई है, इसका मतलब आपने वो म्यूट पे देख लिया, ठीक है। तो बहुत अच्छी वीडियो, आई विल लिंक इट समवेयर या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर सैम्पलिंग नहीं आता है तो प्लीज जाके वो वीडियो देखो, कम बैक टू दिस वीडियो, या फिर ये पूरी देख लो, उसके बाद आप सैम्पलिंग चेक कर सकते हो। नॉन प्रोबेबिलिटी भी 3 तरीके की होती है, स्नोबॉल, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखते हैं। कोटा मतलब 35% वुमेन कोटा दे दिया, स्पोर्ट्स कोटा दे दिया, ऐसे। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था कि जय हो में अंदर क्या था कि तू 3 की मदद कर, तू 3 की कर, तू 3 की कर, सो यू ब्रिंग वन पर्सन एंड यू टेल हिम टू ब्रिंग more people to you and he tells more people to bring more people to you. This is how non probability sampling works. Null hypothesis in research क्या होता है? What is null hypothesis in a research? A hypothesis that predicts no relationship, no effect or relationship between variables. यानी कि हाँ, null hypothesis का clearly हमारे पास यही मतलब होता है कि आपके जो वेरिएबल्स है उनके अंदर कोई रिश्ता नहीं है, आपस में कोई इफेक्ट नहीं है, किसी भी टाइप का कोई रिलेशनशिप उसके अंदर रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है। ओके ओके, वन क्वेश्चन,
ये आप कमेंट में आंसर करोगे कि नल हाइपोथेसिस को कैसे लिखते हैं, N0 या फिर N1। नेक्स्ट क्वेश्चन, oh you got it. Which research design is most appropriate for studying cause and effect relationship? Cause and effect relationship को पढ़ने के लिए वेरी इजी क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल। हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसके अंदर आप कॉज एंड इफेक्ट पढ़ते हो, यानी कि दो वेरिएबल्स के अंदर क्या इफेक्ट है और क्या रिलेशनशिप वो होल्ड करता है। एक को जब हम मैनिपुलेट करते हैं तो दूसरा कैसे रिएक्ट करता है, या फिर एक के रिएक्शन के बेसिस पे हम दूसरे वेरिएबल का रिएक्शन पता करते हैं। So this is experimental research design, and we also have a video of experimental research। सिर्फ एक रिसर्च है उस पूरी वीडियो के अंदर जो मैंने समझाई है, और बहुत बहुत इजी तरीके से समझाई है। इनफैक्ट अगर वो वीडियो देखोगे यू विल गेट टू नो कि आपके पास एक सिंगल क्वेश्चन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो आप रिसर्च का, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का आंसर ना कर पाओ। लग रहा होगा कि मैं फेंक रही हूँ बट दिस इज ट्रूथ कि कुछ कुछ वीडियोस हैं जो कि बहुत प्यारी वीडियोस है। आई माई सेल्फ समटाइम्स गो बैक टू दोज वीडियोस कि इसका आंसर क्या है, या कुछ चीजें मैं खुद कई बार ऐसे जाती हूँ कि वो वीडियो के अंदर आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग और मुझे खुद को याद नहीं है, तो लेट मी जस्ट गो बैक एंड रिवाइज इट। रिसर्च डिजाइन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स्ड बाय मैनिपुलेशन और नेचुरल अकरेंस। जब हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, और जब हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं तो वो कोरिलेशनल रिसर्च है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी ये नॉलेज आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड? क्वालिटेटिव, survey with close-ended questions, experimental research, focus group discussions, statistical analysis of data। फोकस ग्रुप डिस्कशंस, वेरी गुड। यानी कि थर्ड पॉइंट क्वालिटेटिव के अंदर हम फोकस ग्रुप्स की बात करते हैं, हम डिस्कशंस की बात करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं? ऑब्जर्वेशन है, वन टाइम इंटरव्यू है, अगेन वी हैव आवर आंसर, फोकस ग्रुप्स, केस स्टडीज, एथनोग्राफी, एथनोग्राफी के आगे एक क्वेश्चन आएगा भी, ग्राउंडेड थ्योरीज एंड फेमिनोलॉजी। इन रिसर्च व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? The variable that is manipulated to test its effect, the variable that is observed and measured, a variable that is controlled during an experiment। क्या डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है? A variable that does not change throughout the experiment, a variable that is manipulated to test its effect। यानी कि जब भी आप एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो उस वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब जैसे ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर नॉर्मली 3 टाइप के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वो 3 टाइप के वेरिएबल कौन से हैं? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल्ड वेरिएबल। क्लियर? 3 टाइप के, इतना समझ आ गया? ये छोटी सी टॉपिक समझा देती हूँ, बाकी उस वीडियो के अंदर देखना जरूर। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल्ड वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो इंडिपेंडेंट है, जिसके ऊपर किसी टाइप का कोई दबाव, कोई मैनिपुलेशन, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। देन वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर टू चेंज। ओके, देन वी हैव कंट्रोल वेरिएबल जिसको कांस्टेंट रखा जाता है, जिसको खुद की मेहनत से कांस्टेंट रखा जाता है। वो खुद कांस्टेंट नहीं रहता, हम उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, कुछ ऐसे कंडीशंस क्रिएट करते हैं कि वो कांस्टेंट रहे, कि वो उतना ही रहे। अब जैसे यहाँ पर वन थिंग यू चेंज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लिमिटेड टू ओनली वन इन एन एक्सपेरिमेंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, ये जैसे एक्ट करना चाहता है, जो करना चाहता है ये करे, हम इसको कोई परेशानी नहीं देते। वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल, द चेंज दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो पानी है, ओके ये पानी है, पानी को हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, इसमें कोई हम नमक नहीं डाल रहे कि हो सकता है सॉल्टी वाटर से प्लांट ज्यादा जल्दी ग्रो करे या कुछ है, नहीं। हमने नॉर्मल पानी लिया, पानी को पौधे में डाला, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसे ही चलता है, हमने डाल दिया, सिंपल। डिपेंडेंट वेरिएबल पौधा है,
पौधे की ग्रोथ पानी के ऊपर डिपेंड करती है। सो पानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि पौधा, और कांस्टेंट क्या है उसका? गमला। गमले को ना तो हमने पानी दिया, हमने गमले को तो नहीं मिलाया ना, हमने तो सॉइल के अंदर पानी दिया, और ना ही हमने गमला चेंज किया कि अगर हम बड़ा गमला लगा देंगे तो रूट्स ज्यादा बड़ी होगी, ज्यादा ग्रो करेगा। नहीं, हमने गमला कांस्टेंट रखा हर सिचुएशन के अंदर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपना काम करने दिया, और इन सब चीजों का चेंज हमने देखा कहाँ? डिपेंडेंट वेरिएबल में, कि पौधा कितना बढ़ा, कितना नहीं बढ़ा, क्या हुआ, सूख तो नहीं गया, मर तो नहीं गया। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करते हैं? देखते हैं, उसके अंदर चेंज आता है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Which of the following is the primary purpose of literature review in research? To summarize the finding, literature review में हम finding को summarize कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने डाटा ही कलेक्ट नहीं किया है। To design the methodology of research, नहीं। To formulate research hypothesis or to collect primary data. Okay, I want an answer for this one. And anyone who answers for this will be considered as an Albert Einstein for at least this class. इसका आंसर मुझे आप में से किसी से चाहिए। ओके, वेरी गुड। मैंने ये बहुत अच्छे से तुम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की, बट तुम नहीं हुए। आंसर इज नंबर 1, टू समराइज द फाइंडिंग ऑफ प्रीवियस स्टडीज। प्रीवियस स्टडीज वर्ड मैंने नहीं पढ़ा था, एंड गुड, वेरी गुड, जागे हुए हो तुम लोग, कॉन्ग्रेचुलेशंस। टू समराइज द फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस स्टडीज, यानी कि प्रीवियस स्टडीज जो हुई थी हमारे सेम प्रॉब्लम या टॉपिक के बारे में, उसके अंदर हमने क्या ढूंढा था, क्या नहीं ढूंढा था, कैसे किया था, और क्या क्या चीजें हुई थी, ये सब चीजें हम पता करते हैं। ओके, सो द आंसर इज नंबर 1। हियर इट इज। आप इसको पढ़ो, इतने में जरा अपना लैपटॉप का चार्जर ऑन कर दूं। ओके, लिटरेचर रिव्यू के बारे में कुछ कुछ चीजें लिखी हैं। एंड लिटरेचर रिव्यू का मतलब है जब भी आप कोई रिसर्च करने जाते हो, आप अपनी प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हो, उसके बाद आप देखते हो कि एक्चुअल में हमसे पहले जिन लोगों ने इस टॉपिक पे रिसर्च की थी उनकी क्या क्या फाइंडिंग्स थी, उनके बेसिस पे आप अपनी चीजें करना स्टार्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन सिनेमा, और आप विमेन इमेज को चेक कर रहे हो सिनेमा के अंदर, और ऑलरेडी किसी ने रिसर्च की है विमेन पोर्ट्रेल पे, तो आप उस रिसर्च के अंदर से पॉइंट्स ले सकते हो, rather than wasting your time in finding those points again। आप कुछ नया रिसर्च करो, उन चीजों की हेल्प से आप कुछ और एडवांस लेकर आओ, एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आओ। पुरानी टेक्नोलॉजी आप वापस से फाइंड आउट कर दोगे तो दैट इज नॉट इवन रिसर्च। तो इसीलिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो, पुरानी नॉलेज क्या क्या है, एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है ऑलरेडी इस रिसर्च के बारे में, वो पता करेंगे, और अपनी रिसर्च को थोड़ा सा आगे बढ़ के और एडवांस बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे, कुछ नया लेकर आएंगे। ठीक है, यही तो रिसर्च है ना, पुरानी चीजें फाइंड आउट करना तो बेवकूफी है। व्हाट डज रिलायबिलिटी इन अ रिसर्च रेफर्स टू? ये जो रिलायबिलिटी है, एक वर्ड वैलिडिटी है, एक वर्ड हमारा रेफरेंशियल आता है, कि ये सब चीजों का क्या मतलब है रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में, ये बहुत बार पूछा जाता है। एंड ऑल्सो वी हैव अ वीडियो जिसके अंदर मैंने रिसर्च के सारे इन वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है इन ऑलमोस्ट 2-3 मिनट। तो वो बहुत ईजी है, हर बार ये क्वेश्चन आता है कि वैलिडिटी का क्या मतलब है, रिलायबिलिटी का क्या मतलब है। अभी बात करते हैं रिलायबिलिटी। द कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट्स, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, एबिलिटी टू जनरलाइज फाइंडिंग्स टू अ लार्जर पॉपुलेशन, द एथिकल कंडक्ट ऑफ रिसर्चर। रिलायबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि हम उस पर कितना रिलाय कर सकते हैं, कितना रिलाय कर सकते हो कि वो कंसिस्टेंट है, हर बार आपकी रिसर्च के अंदर वही आंसर आ रहा है। नंबर 1, कंसिस्टेंसी इज रिलायबिलिटी। ओके, ये देखो, ये है जिसके अंदर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक्सेसिबिलिटी, सैचुरेशन और ट्रांसफेबिलिटी। बहुत शॉर्ट में ये सारी के सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ फटाफट से। रिलायबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि आप उस रिसर्च के ऊपर कितना रिलाय कर सकते हो। आपने एक बार कोई रिसर्च करी, उस रिसर्च के अंदर आपको आंसर मिला ए, जब आपने दोबारा रिसर्च करी तो आपको आंसर मिला बी, जब आपने तीसरी बार रिसर्च करी तो आंसर मिला एक्स,
ये कैसी रिसर्च है? नो। रिलायबिलिटी का मतलब है कि आप कितनी बार भी इस चीज को सॉल्व कर लो, आप कितनी बार भी इसको अलग अलग तरीकों से, अपने मेथड से, मेरे मेथड से, अलग लैंग्वेजेस में दोबारा रिसर्च कर लो, इसका आंसर ए ही आएगा। और जब हर बार आंसर ए आता है तो वो मतलब रिलायबल है, उस पर रिलाय किया जा सकता है, उसके रिजल्ट्स पुख्ता सबूत के साथ बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है कि जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो उस रिसर्च के अंदर वो रिसर्च कितनी वैलिड है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पर वो चीजें वैलिड है। आपका जो आंसर है, क्या वो आंसर हर बार सेम आ रहा है रिलायबिलिटी की तरह, मगर वो हर लोगों के लिए भी सेम आ रहा है, दैट इज वैलिडिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि आपकी रिसर्च कितने लोगों को एक्सेसिबल है, क्या कोई यूएस में बैठा बंदा आपकी रिसर्च को एक्सेस कर सकता है, क्या आपने वो ऑनलाइन डाली है, ऑफलाइन है, वो बुक में है, वो एक वीडियो के अंदर है। तो एक्सेसिबिलिटी मतलब कितने लोगों को उसका एक्सेस है। कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्या वो वेरीफाई हो चुकी है, क्या उनको आपकी जो भी रिसर्च थी उसको वेरीफाई कर दिया, यानी कि आपने कुछ पानी के ऊपर रिसर्च करी तो क्या साइंटिस्ट ऑल्सो उस रिसर्च को इंटरप्रिटेट करके सेम रिजल्ट निकाल पाए और उन्होंने बोला कि ओके दिस इज कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि हमारा भी आंसर यही आया था और इसका भी आंसर यही है। सैचुरेशन, एक रिसर्च को कई बार इतनी बार रिसर्च किया जाता है कि वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाती है। अब मैं बोलूं कि इस पेन के ऊपर रिसर्च करो और 20 लोग इस पेन के ऊपर रिसर्च करें कि ये एक्चुअल में तो इसमें इंक नहीं है, कोई इंक नहीं है, बट ये कैसे लिख पा रहा है, कि यहाँ पर तो एकदम चल रहा है एकदम। ठीक है। तो अब क्या होगा, 20 लोग इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, एक अच्छी रिसर्च हो गई, फिनोमिना पता चल गया, इसके सारे फंक्शंस पता चल गए, सब कुछ पता चल गया, इसको आपने खोल के भी टेस्ट कर लिया, इसको आपने बंद करके भी टेस्ट कर लिया। अब क्या 50 साल तक इसी पेन पे रिसर्च चलती रहेगी, कुछ नया मिलेगा? नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सी चीज है, एक साल के अंदर 20 लोगों ने रिसर्च किया, ठीक ठाक उनके रिजल्ट्स आ गए, इस पेन के बारे में जो जो पता कर सकते थे, इसकी फंक्शन, प्रॉपर्टीज, किस किस एनवायरमेंट में काम करेगा, कहाँ कहाँ काम करेगा, ये सब चीजें पता चल गई है। अब वो ऐसा नहीं है कि आप 50 साल बाद भी इसी के ऊपर लगे हुए हो, वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि अब इस पेन के अंदर इससे ज्यादा कुछ नया नहीं है। ओके, दैट इज सैचुरेशन। ट्रांसफेबिलिटी, ट्रांसफर हो सकती है क्या वो रिसर्च, क्या जो चीज आपने सर्दियों में फाइंड करी उसको हम गर्मियों में भी फाइंड कर पाएंगे, क्या वो हम दूसरे कंट्री के अंदर भी फाइंड कर पाएंगे, क्या वो ट्रांसफरेबल है, कैन द रिजल्ट बी अप्लाइड टू सिमिलर सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। आज आप ये मान लो कि मैं आपको बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने कोर्स में सबको बोलती हूँ कि आप ना पीवाईक्यूज करो, जितने पीवाईक्यूज करोगे आप उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। ये मैंने मास कम्युनिकेशन के लिए कोर्स के लिए बोला। ठीक है, 1 महीना बचा है, जितने पीवाईक्यूज कर सकते हो उतने पीवाईक्यूज करो। अब अगर कोई यूजीसी नेट पंजाबी का बच्चा आता है और मैं उसको बोलूँ सेम चीज, क्योंकि ये मैंने रिसर्च की है, ये कैसी रिसर्च है कि मैंने 10 लोगों का बैच जो सबसे पहले पढ़ाया था उनको मैंने भर भर के पीवाईक्यूज करवाए, भर भर के उनको कॉन्सेप्ट समझाया और इंपॉर्टेंट चीजें करवाई, उनका बिहेवियर से मुझे पता चला कि ओके पीवाईक्यू से बच्चे थोड़े ज्यादा समझते हैं, दिस इज माय रिसर्च एंड फाइंडिंग इज कि पीवाईक्यू से पेपर बहुत अच्छा होता है। अब यूजीसी नेट पंजाबी का या उर्दू का बच्चा अगर मेरे पास आएगा और मैं उसको सेम चीज बोलूंगी कि पीवाईक्यूज कर, जितने भी कर सकता है, तेरा पेपर क्रैक हो जाएगा। इफ दैट वर्क्स फॉर अ उर्दू और अ पंजाबी गाय, तो फिर इसका मतलब है कि मेरी रिसर्च ट्रांसफरेबिलिटी को अप्रूव करती है, वो ट्रांसफरेबल है, कि अलग अलग सिचुएशंस में भी वो लग जाएगी, सेम सिचुएशन होगी किसी की, थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ, तो मेरी रिसर्च काम कर रही है वहां पे। दिस इज वॉट वी मीन विथ ट्रांसफरेबिलिटी। थोड़ा सा टाइम हमने ज्यादा ले लिया क्योंकि तुम लोग बाकी वीडियोज नहीं देखते हो। what types of sampling is used when each member of a population has an equal chance of being selected? ये मैंने पहले बताया था तुम्हें। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी के 3 है यहाँ पे और प्रोबेबिलिटी का सिर्फ एक, विच इज रैंडम सैम्पलिंग। आवर आंसर इज नंबर 2 विच इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि आप रैंडमली किसी को भी उठा के अपना सैंपल बना लेते हो। आपके पास एक सैंपल है, मे बी एक फिश बोल है जिसके अंदर से आपने निकाली, कोई भी बॉल निकली, वो आपका फाइनल सैंपल। विच इज द मीनिंग, what is the meaning of validity in context of research? ये आंसर आप मुझे खुद दोगे, ये आंसर मैं नहीं करूंगी।
You will get like 10 सेकेंड ले लो, but you have to answer it yourself. मैं हट जाती हूँ so that you see the options. The ability of a research studies to be replicated, the degree to which an research instrument measures what is intended to measure, the consistency of research of a research study, the ethical correction of a research study. फटाफट इसका आंसर चाहिए मुझे आपसे. अभी मैंने बताया वैलिडिटी का क्या मतलब है. Yes or no? Okay, we got the answer. Answer is the degree to which a research instrument measures and what is intended to measure. यानी कि वो रिसर्च कितनी वैलिड है, कितने अच्छे से की गई है. कंटेंट वैलिडिटी होता है, कंस्ट्रक्ट, फेस एंड क्राइटेरिया वैलिडिटी. What does ethnography refers to in qualitative research? Ethnography. एथनिक इयररिंग्स पहनते हैं हम, जो कि हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है. एथनिक होता है. एथनोग्राफी का मतलब है कल्चर एंड सोसाइटी थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है वो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? कंट्रोल्स ओवर वेरिएबल, बिल्कुल ठीक है. रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट, गलत है. सो दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. इसके हम मैनिपुलेट भी करते हैं, जनरलाइज भी करते हैं फाइंडिंग को, बस हम रैंडम असाइनमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट नहीं करते हैं. यानी कि आंसर नंबर 2 इज करेक्ट. आंसर इज गिवन एज 4. is given as 4. Generalization. Okay, I am sorry, I was in a different world right now. So we will do this again. Which of the following is not a characteristic? कंट्रोल करता है वेरिएबल को. रैंडम असाइनमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट्स भी है. रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट का क्या मतलब है? अब मैंने इसको गलत बोल दिया है तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ. कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स का क्या मतलब है कि आप कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हो. हाँ, हम करते हैं. हम डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं या फिर हम दूसरे वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं सो दैट हम उसका इफेक्ट देख पाए. इतना तो हमने क्लियर कर दिया था. अब नेक्स्ट इज रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स. रैंडम असाइनमेंट का क्या मतलब है कि कुछ सब्जेक्ट्स हमारे पास है वो हम रैंडमली चूज कर लेते हैं. ऐसा नहीं है कि हम जो सैंपल चूज कर रहे हैं उसके अंदर हम नॉन प्रोबेबिलिटी रिसर्च, नॉन प्रोबेबिलिटी यूज नहीं होता है. एक्सपेरिमेंटल के अंदर हम प्रोबेबिलिटी ही यूज करते हैं सो दैट एक ऑथेंटिक चीज निकल के आए. ओके. मैनिपुलेशन, ऑब्वियसली हम मैनिपुलेट करते हैं कुछ वेरिएबल्स को, कुछ को हम कंट्रोल भी करते हैं. जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग, ये एक चीज है जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर टोटली हर तरीके से मिसिंग होती है. जनरलाइज नहीं करते हम फाइंडिंग्स को, हम एक नई फाइंडिंग निकालते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप चेक कर लो. इस स्टैटिस्टिकल इक्विवेलेंस ऑफ सब्जेक्ट इन डिफरेंट ग्रुप्स, comparison of 2 or more groups, manipulation of at least one independent variable, measurement of dependent variable, then we have inferior statistics, maximum control of extraneous variable. In research, what is descriptive strategies? Descriptive statistics क्या होता है? Statistics used to infer or generalize about a population. Statistics used to summarize and describe the features of data set. यानी कि second. Descriptive statistics. अब इसके बारे में ना I have a reel. बहुत छोटी सी रील है, बहुत छोटी सी रील है. रील कितने टाइप की होती है? Descriptive strategies के बारे में वहां से पता कर लो. Which statistical data is used to compare means of more than 2 independent variable? आज सुबह 8:30 बजे क्लास हुई थी जिसके अंदर मैंने चीख कर ये टॉपिक समझाया है that ANOVA क्या चीज है, टी टेस्ट क्या चीज है, ची स्क्वायर क्या है एंड पियर्सन कोरिलेशन क्या है. सो 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को जब हम कंपेयर करते हैं इन अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट तो हम उसको ANOVA बोलते हैं. Okay, which is analysis of variance. What is participant observation? ये भी मैंने आज ही बताया था, but do this.
read this question as fast as possible so that we can move to next one. और बहुत easy है ये, जिसको ये नहीं आ रहा है question, so you have your options right here. What is participant observation? Anybody? यार इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए ये आंसर करने में, स्पेशली जब पेपर इतना ज्यादा पास है. पार्टिसिपेंट, ये तो बहुत इजी भी था ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ना जरूरी है. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जब आप बाहर से दूर से ऑब्जर्व करते हो और पार्टिसिपेट करते हो एक्टिविटीज के अंदर, सो दैट आपको रियल टाइम डाटा मिल जाए. ओके, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज अ की qualitative research method where the researcher actively engage in the daily lives and activities of the participants while also observing them. This helps in gaining a deep contextual understanding of a group or culture being studies, often used in ethnographic research. Ethnographic कौन सी थी? झुमके, culture, culture and पीछे जाके चेक करो और कमेंट करो. झुमका गिरा रे, ये एथनोग्राफिक रिसर्च जो है ना, इसको याद ही मैंने ऐसे किया हुआ है कि झुमके से, झुमका मतलब हमारा कल्चर, हमारा सोसाइटी के बारे में चीजें पता चलती है हमको, उसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च बोलते हैं. और मैंने इसको इस गाने से याद किया हुआ है कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा. ओके, व्हाट इज अ केस स्टडी इन रिसर्च? रिसर्च के अंदर केस स्टडी क्या होती है? एक लार्ज स्केल स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन, अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर केस और इंडिविजुअल. अ सर्वे तो नहीं होती है ऑब्वियसली ऑफ मेनी पार्टिसिपेंट्स ऑफ, नो, एक्सपेरिमेंट भी नहीं है. अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर केस और इंडिविजुअल. केस स्टडी का मतलब होता है कि कोई भी चीज आप उठा लेते हो, उसके बारे में इतना घुस के, इतना अंदर जाके आपको अच्छे से रिसर्च करनी है कि आपको उसका एक एक पर्सपेक्टिव पता चल जाए और हर एक बंदे के नजरिए से. अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो 10th क्लास में ना ऐसे पूरी जो बुक होती थी, उस पूरी बुक के अंदर एक पार्ट होता था ऐसा कलरफुल सा कि ये केस स्टडी होती थी और उस केस स्टडी में से क्वेश्चंस भी आते थे. Which of the following is the first step in conducting research? ये जिसने गलत किया ना, भाई तुम गए आज, मुझे तुम्हारा नंबर एड्रेस चाहिए, मैं आके पीट के जाऊंगी. Which of the following is the first step in conducting research? Obviously defining the problem. जब तक हम प्रॉब्लम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? पहले प्रॉब्लम तो पता हो तभी तो उसको सॉल्व करेंगे. So this is how it comes. First step in research is defining your problem. Which of the following is a type of non-probability sampling? Probability sampling, every single variable has an equal chance of selection, and non-probability जिसके अंदर equal chance नहीं होता है. Simple random is a probability sampling. Stratified random sampling is a probability sampling. Snowball sampling कौन सी है? जय हो. कौन ये जय हो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर सैम्पलिंग वाली वीडियो का लिंक है, जाके देख लो. क्लस्टर सैम्पलिंग इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. हमारे पास बचा थर्ड, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ये रहा स्नोबॉल. ओके, व्हाट डज ऑपरेशनल मीन्स इन रिसर्च? और ये भी आपको मैंने समझाया है. ओके, डिजाइनिंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी को ऑपरेशनल बोल दोगे? नहीं. डिफाइनिंग हाउ ऑब्स्ट्रक्ट concepts will be measured in the study, या फिर conducting data analysis, या फिर writing the research report. ऑपरेशनल कि क्या आपकी रिसर्च ऑपरेशनल है, क्या उसका ऑलरेडी कोई ऑपरेशन किया हुआ है आपने, ये सब चीजें. अब शुड आई, ओके मैम ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो पहले बताना था ना. ओके, which is the answer?
ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, उसके बाद आप आंसर करना। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है। ऑपरेशनल का मतलब है कि कुछ ट्रेड्स होते हैं जैसे कि इंटेलिजेंस, सेटिस्फैक्शन और लाइकेबिलिटी। इन सब ट्रेड्स को हम एक तरीके से इसको इस प्रकार अपनी रिसर्च के अंदर डालते हैं कि वो हमको समझ आए कि वो कितना है। जब हम मेजर करते हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स को जो कि नॉर्मली मेजरेबल नहीं होते, लाइकिंग, इफ आई से टू अ बॉय आई लाइक यू, हाउ मच, कि लड़कियों का रहता है ना ड्रामा, हाउ मच डू यू लव मी, व्हाई डू यू लव मी। तो इफ आई से आई लव यू और वो पूछे कि कितना, तो मैं क्या बोलूं, 2.1 मीटर, या फिर मैं आपको 13 लीटर प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं है ना। तो अब क्या है, इन सब चीजों को जब हम मेजर कर लें लाइकर स्केल के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल जब हम आपने कोई अमेजोन का प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट के अंदर आपसे अमेजोन पूछता है कि दीज आर 5 स्टार्स, ओके, आप हमें बताओ कि आप इन 5 स्टार्स में 1 इज मोस्ट लाइक्ड एंड 5 इज हाईली सेटिस्फाइड। तो आप मुझे रेट करके बताओ कि इस प्रोडक्ट के थ्रू आपके पास कितना सेटिस्फैक्शन आया। तो आपने मे बी 4 स्टार दिया, जिससे मुझे पता चल गया कि हाउ मच डू यू लाइक इट। ओके, तो जब हम ऐसे ट्रेड्स को, इन चीजों को जो कि नॉर्मली मेजरेबल नहीं होती, उसको मेजरेबल बना देते हैं थ्रू लाइकर स्केल। ये लाइकर स्केल होता है। एक होता है आपके पास ऐसे बना आता है कि सबसे पहले तो ये बेचारा रो रहा होता है, ठीक है, दूसरे में ये थोड़ा कम रो रहा होता है, तीसरे वाले में ये ओकेश रहता है, लास्ट में इसके आंखों में दिल भर आता है और ये बहुत ही मजेदार हो जाता है, और तीसरे वाले में तो इसकी जीभ ही निकल गई है। ठीक है, अब इसके थ्रू हमने मेजरेबल बना दिया कि हाउ मच डू यू लाइक मी, या फिर हाउ मच डू यू लव मी, या फिर कितना पसंद आया कोई चीज, कितनी चीज अच्छी लगी आपको। तो जब हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को हम मेजर करने लग जाते हैं किसी भी स्टडी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं कि ये ऑपरेशनल बना दिया आपने। किसी फीलिंग को जो नॉर्मली मेजरेबल नहीं थी वो आपने मेजरेबल बना दी, उसको हम बोलते हैं operational in research। ठीक है, I hope this was extremely helpful to you। अब let me just, ये सारे के सारे आपके जो रिसर्च के क्वेश्चंस थे, ये सारी की सारी जो चीजें थी आपके पास, ये मैंने बहुत इजीली आपको रिसर्च का, आप, मैं सच बता रही हूँ, अगर रिसर्च के 10 क्वेश्चन आएंगे ना आपके पेपर के अंदर, 5 पेपर 2 और 5 पेपर 1 के अंदर, इफ यू आर फ्रॉम मास कम्युनिकेशन, और अदरवाइज अगर 5 क्वेश्चन आएंगे, आई एम 100% श्योर कि 3 क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली यहीं से हो गए हैं। अब आपको जरूरत नहीं है और कहीं धक्के खाने की, बहुत इजीली हो गए हैं। और इसी तरीके से अगर फटाफट प्रिपरेशन करनी, यहाँ पे तो मैंने बहुत स्लोली एक एक टॉपिक समझाकर एक एक चीज करी है। जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे ना, यू विल गेट 1 क्लास ओनली फॉर द कॉन्सेप्ट। हम ऐसे ही करते हैं, हम दिन में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रात को उनके पीवाईक्यूज करते हैं, और वो इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी, इतनी देर में हम 50, 100, 150 पीवाईक्यूज करके खत्म कर देते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है दिन में। उन्होंने जितना रिवाइज करना था, उन्होंने 5-6 घंटे जो 2 क्लासेस के बीच में गैप है वहां पे कर लिया। देन पीवाईक्यूज करना बहुत इजी हो जाता है, हर एक चीज बहुत इजी हो जाती है। मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बहुत इजीली लोग बता देते हैं। तो अब ना अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, इट्स नॉट लाइक एन एड और मार्केटिंग, आई एम एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको नहीं लेना कोर्स, आप मत लो। अगर आपको लगता है कि आप खुद से इस लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हो कि आपको किसी दूसरे बंदे की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मुझे लोग पता है क्या बोलते हैं जो भी कोर्स लेते हैं, कि मैं कोर्स लेने के बाद ना, मैं गूगल पे बैठना बंद हो गया है मेरा। अब मैं सिर्फ वो चीजें पढ़ता हूँ जो आपने मुझे दी है, जो मुझे समझ नहीं आता वो मैं आपके हेल्प सेक्शन पे डाल देता हूँ, शाम तक मेरे पास आंसर आ जाता है, वो भी इतना डिटेल्ड आंसर। कभी मैं वॉइस नोट भेज रही हूँ, कभी मैं पीडीएफ भेज रही हूँ, कभी मैं कुछ भेज रही हूँ। मैं इनफैक्ट दूसरे ट्यूटर्स की भी वीडियो उनको भेज देती हूँ कई बार, कि इसने ये पढ़ाया हुआ है, अगर तुझे समझ नहीं आ रहा मेरी भाषा, तो तू इससे पढ़। तो इट इज नॉट अबाउट कि मेरा कंटेंट कुछ अनदर लेवल है। हो सकता है लोगों के पास मेरे से बहुत अच्छा कंटेंट हो, बट यू विल नेवर फाइंड अ मेंटर लाइक मी। हर सिचुएशन में, रात को 3 बजे, सुबह 6 बजे, किसी भी टाइम पे आप मुझे मैसेज करोगे, यू विल गेट अ रिप्लाई विद इन फ्यू सेकेंड्स, आई एश्योर यू दैट। और गूगल पे आंसर सही नहीं होते हैं, डू नॉट रिलाई ऑन दैट। विद दैट, क्रैश कोर्स लाइव हो चुका है,
बहुत सारे लोगों ने एनरोल कर लिया है, बट वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं 200 बच्चों का ग्रुप लेके उनको हर सेकंड रिप्लाई कर पा रही हूँ. वी हैव लिमिटेड सीट्स, वेरी लिमिटेड सीट्स. Please go and enroll yourself before it is too late. Okay? And please, इस वीडियो को अगर कुछ भी आपको रिसीव हुआ है इस वीडियो से, समथिंग गुड, इफ यू फेल्ट दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज डू द नीडफुल, दैट इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू. एंड पेपर बहुत पास है, सीरियस हो जाओ. बाय.